हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। दिस इज दीक्षा रोहिरा। आज हम पेपर कोड एस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, उनका लेवल क्या था। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव्स ट्रेवल 8350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर and 83500 meter per second through brass. The wavelength of a 700 hertz sound wave as it enters brass from warm air. हमें वार्म एयर के अंदर कितनी स्पीड गिवन है? 350 मीटर पर सेकेंड। थ्रू ब्रास हमें कितनी स्पीड गिवन है? 3500 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है किसी साउंड वेव की। तो जब ये साउंड वेव फ्रॉम वार्म एयर ब्रास में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज आता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव गिवन दैट speed of sound through warm air, कितनी स्पीड गिवन है हमें? 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड थ्रू ब्रास हमें कितनी गिवन है? 3500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें एक साउंड वेव दी हुई है जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 700 हर्ट्ज। इसके लिए हमें ये एन की वैल्यू है, इसके लिए हमें लेमडा फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में। वार्म एयर के लिए हम अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? v अपॉन एन। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है वार्म एयर में? 350। फ्रिक्वेंसी हमारी 700 हर्ट्ज है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? 1/2, यानी कि 0.5 मीटर हमारा लेमडा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में, ब्रास वाले केस में हम फाइंड आउट करते हैं v इज इक्वल टू एन लेमडा अप्लाई करेंगे। लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एन। ठीक है, तो इसमें हमें 3500 स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, फ्रिक्वेंसी हमारी 700 है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू 5 मीटर आई। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है जब साउंड वेव थ्रू फ्रॉम वार्म एयर ब्रास में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज आता है। तो वार्म एयर में हमारी लेमडा ये थी, तो जब साउंड वेव वार्म एयर से ब्रास में एंटर करेगी तो उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है? 0.5 से 5 में चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ब्रास में वेवलेंथ मिल जाएगी, यानी कि ये 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। जो वेवलेंथ ऑफ साउंड है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ब्रास में वेवलेंथ मिल जाएगी, यानी कि जो वेवलेंथ है 10 के फैक्टर से चेंज हो रही है। तो जब साउंड वेव एंटर करेगी ब्रास के अंदर फ्रॉम वार्म एयर तो उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा? उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ 10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question 22 is a balloon is rising vertically upward at a velocity of 10 meter per second. When it is at a height of 45 meter from the ground, a parachutist bails out from it. After 3 seconds, he opens his parachute and deaccelerate at a constant rate of 5 meter per second square. What was the height of the parachutist above the ground when he opened his parachute? एक पैराशूटिस्ट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब वो 45 मीटर की हाइट पर था, जब वो 45 मीटर की हाइट पर था तो वो बेल्स आउट करता है, यानी कि 3 सेकंड बाद वो अपना पैराशूट खोल लेता है। ठीक है, अपना पैराशूट 3 सेकंड बाद खोल लेता है वो। तो जब उसका पैराशूट खुला तो वो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर था? तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो जब वो 45 मीटर की हाइट पर था तब उसने बेल्स आउट किया। ठीक है, व्हेन पैराशूटिस्ट बेल्स आउट
तो जब वो बेल्स आउट करेगा तो क्या होगा, वो वही सेम इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। पैराशूटिस्ट experiences initial upward velocity, ठीक है। जब वो 45 मीटर की हाइट पर था तो उसने बेल्स आउट किया, तो जब वो बेल्स आउट करेगा तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी वो वही अपवर्ड वेलोसिटी को एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारा u क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो u हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सेम उसी अपवर्ड वेलोसिटी को एक्सपीरियंस करेगा जब वो बेल्स आउट करेगा, तो u की वैल्यू हमारी वही हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें कितना है, 3 सेकेंड तक, वो 3 सेकेंड के बाद वो पैराशूट ओपन करता है, तो टाइम हमें 3 सेकेंड गिवन है, प्लस हाफ। अच्छा, एक्सलेशन क्या होगा, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सलेशन हमारा -10 हम ले लेंगे, ठीक है। टाइम की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 एंड 30 माइनस 45, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 15 मीटर, -15 मीटर। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि पैराशूटिस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये 15 मीटर नीचे आ चुका है, यानी कि जब वो 3 सेकेंड तक नीचे उसने ट्रेवल किया तो वो 15 मीटर नीचे आ चुका है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर है। तो हमें ऑलरेडी गिवन है ये 45 मीटर की लेंथ है, 45 मीटर की हाइट है, इसमें से 15 मीटर वो नीचे आ चुका है, तो टोटल 45 मीटर थी, उसमें से 15 मीटर वो नीचे आ चुका है, तो रिमेनिंग कितनी बची, 30 मीटर, यानी कि वो ग्राउंड से 30 मीटर की हाइट पर है। जब उसने पैराशूट खोला तो वो ग्राउंड से 30 मीटर की हाइट पर था। सो आर सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। सो 30 मीटर विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 23 इज two resistors R1 and R2 are joined in parallel, the equivalent resistance R is such that, तो हमें गिवन है कि दो रेसिस्टर्स हैं, उन्हें पैरेलल में ज्वाइन किया है, ठीक है। सपोज हमने इसको हमने स्मॉल r1 मान लिया, इसको हमने स्मॉल r2 मान लिया, तो पैरेलल के केस में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि r1 r2 r2 प्लस r1, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। सो हमें कितना गिवन है, इधर इधर एक रिलेशन हमें गिवन है, r1 लेस देन r2 है, r1 लेस देन r2 हमें गिवन है। अच्छा, अगर हम r2 अपॉन r1 प्लस r2 का रेशियो निकालें तो वो क्या होगा, R2 को हम R1 प्लस R2 से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली ये एक से छोटा होगा, क्योंकि R2 है, R2 को R कुछ एक्स्ट्रा से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें R1 एक्स्ट्रा आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो R2 को हम R1 प्लस R2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर रहे हैं, R2 को हम R1 प्लस R2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है, क्योंकि इधर तो ओनली R2 है, इधर R1 प्लस R2, ये R2 से बड़ा होगा, R1 प्लस R2, तो R2 को हम किसी बड़े से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 से लेस आएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं अगर हम दोनों साइड R1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया है, R1 से, ठीक है, ये R1 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी R1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ R1 ऐड हो गया एक्स्ट्रा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लेस देन R1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारी R की वैल्यू है। तो हमारा क्या आया, R लेस देन स्मॉल R1। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन करेक्ट है R लेस देन R1। ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन किया, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर दिया। अब हमें रिलेशन पता है, गिवन है R1 लेस देन R2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये R2 होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 का जो रेशो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि R2 को हम R1 प्लस R2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो R2 के कंपैरिजन में R1 प्लस R2 बड़ा है, तो R2 को हम किसी R2 के कंपैरिजन में किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा। ठीक है, अब हमने दोनों साइड क्या किया, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, लेस देन R1। ठीक है, दोनों साइड हमने R1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये जो वैल्यू है हमारी किसकी है, R की है, तो R लेस देन हमारा R1 हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। Now moving to the next question. Cathode rays are passed between the poles of magnet as shown in figure. The effect of magnetic field is to increase velocity of rays, deflect the rays towards S pole, south pole, deflect the rays towards north pole, deflect the rays perpendicular to the plane of paper upwards. ठीक है, तो हमें दो मैग्नेट गिवन है, इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कि मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, तो करंट की डायरेक्शन में हम मिडिल फिंगर को रखेंगे। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारी फोर फिंगर होती है। ये करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें जो रेस की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, अपवार्ड होगी। ठीक है, अपवार्ड यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी ये हमारे करंट की डायरेक्शन में, ये फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करेगा। तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अच्छा ये परपेंडिकुलर जा रहा है इन दोनों के, परपेंडिकुलर तो है ही सही। डिफ्लेक्ट द रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये आउटवर्ड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इनवर्ड नहीं जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट द रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड्स, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 wires of equal resistance x upon y are connected to form a cube. The effective resistance between two diagonal ends will be. ठीक है, हमें 12 वायर्स दी हुई है, उन्हें हमने क्यूब की फॉर्म में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर। सो डायगोनल एंड इसमें कौन से होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल एंड्स विल बी। तो डायगोनल एंड्स इसमें कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ए ई मान लेते हैं इनको हम, क्योंकि यहाँ से हमारा डायगोनल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम एक लूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से बैटरी जोड़ देते हैं एक। ठीक है, तो हमारा करंट यहाँ से आई आएगा, तो क्या होगा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर I/3 हो जाएगा, ऐसे ही इधर भी I/3 हो जाएगा, ऐसे ही इधर भी I/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब ये I/3 करंट जब इधर एंटर करेगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, I/6 हो जाएगा, ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये करंट I/3 इधर इधर डिवाइड होगा 2 पार्ट में, तो इधर क्या हो जाएगा, I/6, ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा, I/6। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से ये I/6 मूव कर रहा है। ठीक है, I/6 इधर से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूजिंग KVL।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे हमारी वी ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, वी ए माइनस, अच्छा जब एक हम इसमें एक ऐसी डायरेक्शन ले लेते हैं जिससे ये पूरा लूप फॉर्म हो जाए। तो अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, सपोज जैसे हमने डायरेक्शन ली ये वाली, ठीक है, ये हमने डायरेक्शन ले ली, इसके थ्रू ये पूरा लूप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या वी ए है, थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ, एक मिनट। यूजिंग केवीएल, हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं इधर नीचे। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड है। अच्छा जब करंट यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अच्छा यहाँ पे करंट कितना है हमारा, I/3 था इधर, I/3 R होगा, ठीक है। जब यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे हमारा करंट कितना था, I/6, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I/6 R, ठीक है। ठीक है, हमें पता है कि इसको हम नेगेटिव लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को। अब जब यहाँ पे एंटर करेगा, अब हमें यहाँ से हमारा I/6 आ रहा है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये I/3 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, I/3 बन जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I/3 R, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐड है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना लेंगे हम, नेगेटिव VE, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VE, ठीक है, ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे सारे, R कॉमन आ जाएगा, I/3 प्लस I/6 प्लस I/3, ठीक है। सो बेसिकली हमने इसमें एक लूप कंसिडर कर लिया और उस पर केवीएल अप्लाई कर लिया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ से इसमें क्या हुआ था, ये भी इधर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, I/6 इधर भी I/6, तो ये जब ये I/6 इधर से आया, I/6 इधर से आया, तो इधर I/3 हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे I/3 लिया था, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो VA माइनस VE, R हमारा कॉमन है, ठीक है, I/3 प्लस I/3 क्या हो जाएगा, 2I/3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा कितना, I/6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, VA माइनस VE इज इक्वल टू R, ठीक है, ये हमारा 6 LCM आएगा, 4I प्लस I, यानी कि हमारा ये क्या आया, R 5I/6। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा VA माइनस VE कितना आया, R 5I/6, ठीक है, क्लियर इतना। अब हम आगे देखते हैं, अगर सपोज इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम मान लें R डैश आता है, ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम मान लें R डैश आता है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, R डैश, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट E है, ये जो दोनों डायगोनल एंड से इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सपोज हमने मान लिया R डैश आता है, तो ये कुछ इस टाइप का इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमारा इस केस में R डैश है, ठीक है, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, R 5I/6 है, हमें R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, x/y, है ना, तो यहाँ पे हम R की जगह पे x/y पुट कर देंगे, तो हमारी VA माइनस VE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हम x/y पुट कर देंगे, ठीक है,
एक्स अपॉन वाई पुट कर देंगे तो 5i/6 है इसके बाद हमारा, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों डायगोनल एंड्स का, ठीक है। सो हमने क्या बोला था कि ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सपोज इसका आर डैश है तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। तो वी हमारा इस केस में क्या है, वी ए माइनस वी ई है, वी ए माइनस वी ई है अपॉन आई, ठीक है। तो वी ए माइनस वी ई अपॉन आई करना है, तभी हमारे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हमारे वी ए माइनस वी की वैल्यू क्या, एक्स अपॉन वाई 5i/6 से, ठीक है। तो वी ए माइनस वी की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स अपॉन वाई 5i/6 अपॉन आई, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 5/6 एक्स अपॉन वाई, ठीक है। सो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ही फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 5/6 एक्स अपॉन वाई। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक है। बेसिकली हमने क्यूब फॉर्म करके, क्यूब फॉर्म किया, देन उसमें केवीएल अप्लाई की, केवीएल अप्लाई करके हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ करंट आई इज फ्लोन थ्रू अ सोलिनॉइड एज शोन इन फिगर, देन, ठीक है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये आई की डायरेक्शन दी हुई है हमें, तो जब करंट ये ऐसे जाएगा तो ये कोयल फॉर्म हो रही है, तो ये ऐसे आएगा नीचे, है ना, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, देन ये बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब क्या इंडिकेट करेगा, हमारा थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को। तो हमने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, सो हमारा थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, तो हमारा फेस 2 की तरफ थंब जा रहा है, यानी कि फेस 2 विल बी नॉर्थ पोल एंड फेस 1, रिमेनिंग फेस विल बी साउथ पोल। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ फेसेस बिहेव्स नॉर्थ पोल, रॉन्ग, बोथ फेसेस बिहेव्स एज साउथ पोल, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फेस 1 बिहेव्स एज नॉर्थ एंड फेस 2 बिहेव्स साउथ पोल, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फेस 1 बिहेव्स एज साउथ पोल, हाँ फेस 1 हमारा साउथ पोल है, एंड फेस सेकंड क्या है हमारा, नॉर्थ पोल है, फेस सेकंड हमारा, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 सिमिलर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सप्लाई एज शोन इन द डायग्राम, ईच bulb operates at normal brightness and the ammeter of negligible resistance registers a steady current. The filament of one of the bulb breaks. What happens to the ammeter reading and to the brightness of the remaining bulb? हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमीटर की रीडिंग का क्या होगा और बल्ब की ब्राइटनेस का क्या होगा। जो रिमेनिंग बल्ब है, जब ये एक बल्ब का, किसी एक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा तो जो बाकी जो दो बल्ब है उनकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, और अमीटर की रीडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। सो हमें पता है कि ये तीनों बल्ब क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इनके थ्रू क्या होगा, जब यहाँ से करंट आई आ रहा होगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सबका, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, तो सबके अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। सपोज यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2, यहाँ से I3 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब एक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है, मान लो इस वाले बल्ब का फिलामेंट ब्रेक होगा, तो ये पर्टिकुलर ब्रांच क्या बन जाएगी, ओपन सर्किट बन जाएगी। सो इस स्पेसिफिक बल्ब के थ्रू पास होने वाला करंट जीरो हो जाएगा। सो बल्ब
इस स्पेसिफिक बल्ब का करंट ऑफ स्पेसिफिक बल्ब 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी जो दो बल्ब है उनमें तो वही सेम करंट फ्लो होता रहेगा, यानी कि जो ओवरऑल अमीटर पे रीडिंग आएगी पहले इन तीनों बल्ब की वजह से आ रही थी, लेकिन जब इस बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो गया तो इसके थ्रू पास होने वाला करंट 0 हो गया, तो जो ओवरऑल रीडिंग आएगी अब इन दो बल्ब की वजह से आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि अमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम इसमें हम चेक करते हैं किस ऑप्शन में डिक्रीज आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें डिक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार बल्ब ब्राइटनेस भी चेक कर लेते हैं, बल्ब ब्राइटनेस का क्या होगा। बल्ब की अगर ब्राइटनेस की बात करें, जब एक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक होगा, जैसे इस बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो गया, तो सबके इस बल्ब के फिलामेंट के ब्रेक होने से इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों बल्ब के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि इसके थ्रू पहले जो करंट फ्लो हो रहा था अब भी वही करंट फ्लो होता रहेगा, यानी कि इनकी ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ब्राइटनेस क्या रहेगी, अनचेंज। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। अमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है और बल्ब की अमीटर की रीडिंग क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ओवरऑल तीनों बल्ब की वजह से अमीटर पे रीडिंग आ रही थी। अच्छा, एक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक होने से अब रीडिंग दो बल्ब की वजह से आएगी, तो ओवरऑल रीडिंग हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और बाकी अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस क्या होगा, जब ये फिलामेंट, इस बल्ब का फिलामेंट हमारा ब्रेक हुआ, तो इन दोनों के अक्रॉस, तो इन दोनों जो रिमेनिंग बल्ब है इनके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इनके थ्रू पास होने वाला जो करंट, जो पहले फ्लो हो रहा था करंट अभी भी वही फ्लो होगा, तो इनकी ब्राइटनेस क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, यानी कि जिस ब्राइटनेस से पहले ये ग्लो कर रहे थे उसी ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे। क्लियर, तो इनकी बल्ब की ब्राइटनेस अनचेंज रहेगी और अमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, fourth option will be our correct answer. A 50 kg skater at rest on a frictionless rink throws a 2 kg ball, giving the ball a velocity of 10 meter per second. Which statement describes the skater's subsequent motion? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके सब्सिक्वेंट मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, हमें स्केटर का मास कितना गिवन है, 50 kg। ठीक है, बॉल का मास कितना गिवन है, ये तो स्केटर का मास है, बॉल का मास हमें गिवन है 2 kg। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो पी इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, स्केटर का मास 50 है। अच्छा, इनिशियली वो क्या था, रेस्ट में था, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, एमवी हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लस बॉल का मास 2 kg है, इनिशियली बॉल भी रेस्ट में थी, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम ओवरऑल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पी फाइनल की बात करें, पी फाइनल हमारा क्या होगा, 50 kg स्केटर का मास था, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि हमें विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्केटर सब्सिक्वेंट मोशन, तो उसमें हमें ऑप्शंस में क्या वेलोसिटी दी हुई है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो वी स्केटर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बॉल का मास 2 kg है, बॉल को कितनी वेलोसिटी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 kg बॉल गिविंग दी बॉल अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो 50 वी स्केटर प्लस 20। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हम इक्वल कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 है, फाइनल मोमेंटम हमारा 50 वी एस प्लस 20 है। ठीक है, सो माइनस 20 हो जाएगा ये 50 वी एस, तो वी एस क्या होगा, -20 अपॉन 50, तो -2/5। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.4, तो वेलोसिटी हमारी क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी एस क्या आया, वेलोसिटी ऑफ स्केटर कितनी आई, -0.4 मीटर पर सेकेंड। सो हम वी कैन चेक विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, 0.4 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, नहीं नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, 0.4 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉल्स मोशन, यानी कि बॉल के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन होगा।
ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, हमारा 0.4 मीटर पर सेकंड आया, डायरेक्शन हमारी अपोजिट आई है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो बेसिकली हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके स्केटर की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एंड नियर it as shown in figure. The magnet is rotated in case A about its own axis and in case B about axis perpendicular to the length of magnet. In which case will there be an induced EMF at the terminal of the coil? तो हमें दो केस गिवन है। हमें पूछा गया है अगर हम मैग्नेट को इस पोजीशन में रखें और इस तरीके से उसको अपनी एक्सिस पर रोटेट करें, और दूसरे केस में परपेंडिकुलरली अगर हम मैग्नेट को बार मैग्नेट पर रोटेट करें, तो कोयल के जो टर्मिनल है, कोयल के टर्मिनल पर जो ईएमएफ किस केस में इंड्यूस होगा, ए केस में इंड्यूस होगा या बी केस में इंड्यूस होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों में से किस केस में ईएमएफ कोयल के टर्मिनल के अक्रॉस इंड्यूस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस हम देखते हैं। इसमें मैग्नेट को इस तरीके से रखा गया है। अच्छा, इसको रोटेट ऐसे किया जा रहा है अपनी एक्सिस के अलोंग ही। तो पहले इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी। ठीक है, जब हम इसको रोटेट करेंगे मैग्नेट को, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो जैसे पहले जा रही थी वैसे ही जाएंगी अभी भी, रोटेट करने के बाद भी। तो इसके थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट वाले केस में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हमारा कांस्टेंट है। सो यू नो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, 0। सो केस है में हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। केस बी की अगर बात करें, अगर केस बी की हम बात करते हैं, केस बी की अगर हम बात करें, केस बी में क्या है, हम मैग्नेट को परपेंडिकुलरली रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जब पहले मैग्नेट थी तो उसके थ्रू इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी। अब दूसरे केस में क्या होगा, मैग्नेट कुछ ऐसे हो जाएगी, कॉइल के पैरेलल हो जाएगी, तो उस केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास नहीं होगी। ठीक है, ये जब ऐसे रोटेट होगी तो साउथ पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर। तीसरे केस में क्या होगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार इसके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स में चेंज आता जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती जा रही है। तो इसके थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसके थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है। ठीक है, सो हमारा केस बी में क्या हो रहा है, फाई हमारा चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इस केस में हमारा ईएमएफ नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यानी केस बी में हम कह सकते हैं कि टर्मिनल, कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो हम कह सकते हैं कि केस बी में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इन दोनों में से किस केस में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो केस बी में, केस ए में तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है, लेकिन सेकंड केस में हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, कॉइल के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स में चेंज आ रहा है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो केस बी में हमारा कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? Now question 30 is a ball having initial velocity v is dropped from a height of 10 meter. It loses 50% of its energy on striking the ground
एंड राइसेस टू द सेम हाइट आफ्टर कॉलिजन, द वैल्यू ऑफ वी इज, ठीक है, बॉल के पास पहले इनिशियल वेलोसिटी v थी, ठीक है, सो बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी उसकी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी, जब वो उसको हम ड्रॉप कर रहे थे किसी हाइट से तो उसके पास कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी थी, और उसके उसके पास मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी थी इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए क्योंकि वो किसी हाइट पर है, ठीक है, बॉल इस तरीके से ड्रॉप हो रही है। अच्छा, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी में स्ट्राइकिंग क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है, कितनी डिक्रीज हो रही है, 50%, 50% वो लॉस कर रही है, यानी कि रिमेनिंग कितनी होगी, 50%, 50% ऑफ ई, ये हमारी रिमेनिंग है, ई रिमेनिंग, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सो 0.5 एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, उसकी रिमेनिंग एनर्जी है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.5 एम जी एच प्लस 0.5, ये भी हमारा 0.5 है, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी ई रिमेनिंग है, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो ग्राउंड से कोलाइड करके वो वापस बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करके वो सेम हाइट तक ही ऊपर जा रही है, ठीक है, तो जब वो बाउंस बैक करके जाएगी तो इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक करके जाएगी और वो सेम हाइट तक जा रही है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या है, 0.5 एम जी एच, ये रिमेनिंग एनर्जी से वो बाउंस बैक करके जाएगी 0.25 एम वी स्क्वायर, ठीक है। सपोज वो किस हाइट तक जा रही है, उसी सेम हाइट तक जा रही है, गिवन है हमें, वो सेम हाइट तक वापस जा रही है, सेम हाइट तक वापस राइज कर रही है, तो उसके पास क्या हो जाएगी, एम जी एच एनर्जी से वो बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये किसके इक्वल होगा, एम जी एच के, ठीक है, ये जो इसकी रिमेनिंग एनर्जी आई है जब वो उसने स्ट्राइक किया, इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी, तो सपोज वो जिस हाइट पर गई उसके पास एनर्जी क्या थी, एम जी एच, ठीक है, एच हाइट तक गई, एच हाइट वही सेम है हमारी 10 मीटर जो हमें इनिशियली गिवन थी, ठीक है, हम वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, तो इस केस में हमारी जो ये रिमेनिंग एनर्जी इसी से बाउंस बैक करके वो एच हाइट तक यानी कि 10 मीटर की हाइट तक जा रही है, तो उसके पास 10 मीटर की हाइट पर जाने पर एनर्जी क्या होगी, एम जी एच होगी, ठीक है, एच हाइट पर यानी कि 10 मीटर की हाइट पर जाने जाते ही उसके पास कौन कितनी एनर्जी आ जाएगी, एम जी एच आ जाएगी, वो किसके इक्वल होगी, रिमेनिंग एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक कर रही है, यानी कि एम जी एच किसके इक्वल है, रिमेनिंग एनर्जी के इक्वल है, ठीक है, तो अब हम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.25 एम वी स्क्वायर है हमारा, एम जी एच में से जब 0.5 एम जी एच माइनस होगा तो 0.5 एम जी एच हमारा बचेगा, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अब ये 0.25 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 0.5 अपॉन 0.25 जी एच, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 2 जी एच, ठीक है, तो हमारे वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 जी एच, ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, 2 जी है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 जी एच, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू हमने 9.8 ले ली, एच की वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि 10 मीटर की हाइट तक वापस राइज कर रही है, वो बाउंस बैक करके 10 मीटर की हाइट तक राइज कर रही है वो, इसलिए एच की वैल्यू 10 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 196, तो वी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर, 14 मीटर पर सेकेंड विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे।
ठीक है। Moving to the next question. Question 31 is the table below lists the masses and distance of several asteroids that orbit the sun. For which asteroid is the gravitational force between the sun and asteroid strongest? चार केस हमें दी हुई है, चार एस्टेरॉइड दिए हुए हैं, उनका मास दिया हुआ है, सन का मास दिया हुआ है, मीन डिस्टेंस दी हुई है बिटवीन एस्टेरॉइड एंड सन। इनमें से किस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट एस्टेरॉइड क्या है, साइकी, सेकंड आइडा, थर्ड पालस सीरीज। ठीक है। अब अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है सन का मास तो कांस्टेंट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। तो सारे केसेस में सन का मास तो कांस्टेंट है। ठीक है। और अगर हम मीन डिस्टेंस की बात करें तो 4 पॉइंट समथिंग है सभी में, इंटू 10⁸ है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सबकी मीन डिस्टेंस सेम है। ठीक है। अगर हम बात करें एस्टेरॉइड की मास की, तो एस्टेरॉइड का मास इसमें सबसे कम किसका है, 2 × 10। अच्छा, इसमें पावर अलग अलग है, 19, 16। तो सबसे कम मास किसका है, आइडा का। उससे ज़्यादा मास किसका है, साइकी का। उसके बाद पालस का। देन सबसे कम मास किसका है, सीरीज का। सॉरी, सबसे ज़्यादा मास किसका है, सीरीज का। मतलब इसमें अगर हम मास को एनालिसिस करें ध्यान से, ये सब तो हमारी सभी में सेम वैल्यू है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, 4 पॉइंट समथिंग 10⁸ सभी में सेम है। एस्टेरॉइड के मास की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे कम मास है हमारा आइडा का और सबसे ज़्यादा मास है हमारा सीरीज का। ठीक है। तो अगर हम इसमें सन का मास ले रहे हैं, ये m2 अगर हमने सन ले लिया तो ये सब में कांस्टेंट रह गया, ये भी ऑलमोस्ट सभी में सेम वैल्यू है, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁸। तो ओनली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एस्टेरॉइड के मास पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ये m1 हमने क्या माना है, एस्टेरॉइड का मास माना है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि इसमें कौन सा एस्टेरॉइड है जिसका मास ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मास किसका है, सीरीज का है। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस्टेरॉइड के मास के, फोर्स क्या है, एस्टेरॉइड के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। एस्टेरॉइड के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो जिस केस में हमारे एस्टेरॉइड का मास ज़्यादा होगा उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि हमारे सन का मास सभी में कांस्टेंट है और मीन डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सभी में कांस्टेंट है। तो जिस एस्टेरॉइड का मास ज़्यादा होगा उसके थ्रू ही उसका ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो सीरीज है इसका मास क्या है ना, मास ऑफ सीरीज हमारा सबसे ग्रेटर है ना, सबसे ग्रेटर हमारा मास ऑफ सीरीज है, इसलिए इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। यानी कि बिटवीन द सन एंड सीरीज ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, सीरीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ठीक है। Now moving to the next question. The velocity time graph of an object of mass m 50 gram is shown in figure. Observe the graph carefully and calculate the force acting on the object in time interval 0 to 3 second, 6 to 10 second. ठीक है। तो इसमें ये हमें कौन सा ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारी टाइम है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है 0 to 3 सेकेंड में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर। 0 to 3 सेकेंड में, 0 to 3 सेकेंड की अगर हम बात करें तो 3 हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है। अब हमें क्लियरली दिख रहा है इस केस में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी। तो इस केस में हमारी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो हमारा एक्सेलेरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो हमारे चारों ऑप्शंस में फोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ए पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव आएगा, तो चारों केसेस में हमारा पॉजिटिव ही गिवन है। अच्छा, अगर हम दूसरे केस की बात करें 6 to 10 सेकेंड, तो 6 हमारा यहाँ कहीं होगा, तो 6 to 10 सेकेंड ऐसे कुछ होगा हमारा। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यहाँ तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। अच्छा, फिर 7 से हमारा एक्सेलेरेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, 10 तक डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारा एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिटार्डेशन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी एक्सेलेरेशन की, नेगेटिव आएगी, यानी कि फोर्स भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो हमारे सेकंड ऑप्शन का नेगेटिव आंसर होगा फोर्स का। तो हम चेक कर लेते हैं इसमें नेगेटिव किस में आ रहा है, इसमें नेगेटिव नहीं है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसमें भी नेगेटिव नहीं है सेकंड वाला, तो सेकंड ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग होगा। तो थर्ड और फोर्थ में से हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सेकंड वाले केस में नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों ऑप्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें 0 to 3 सेकंड का फाइंड आउट करना है हमें फर्स्ट वाले में, तो 0 to 3 सेकंड यहाँ तक कांस्टेंट एक्सलेशन चल रहा है, तो 0 to 3 सेकंड में भी वही एक्सलेशन होगा जो 0 to 4 सेकंड में होगा। तो अगर हम इसका एक्सलेशन फाइंड आउट कर लें तो इसका वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सलेशन देगा। सो क्या होगा, एक्सलेशन स्लोप निकाल लेंगे हम इसका, इस वाले ग्राफ का। तो ये 4 सेकंड का ले लेंगे हम, 4 - 0 231/4, 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, सॉरी 4 7 जो 28, 57.74 हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन आएगा। ठीक है, ऐसे ही 57.74, ऐसे ही हम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे मास इनटू एक्सलेशन। मास कितना है हमारा, मास है हमारा 50 ग्राम, इसको हम केजी में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके। एक्सलेशन 57.74 है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 57.74 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28870। ठीक है, ये 0.2 इसके अपॉन 100 है, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2.88। तो इसमें ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो ये अप्रोक्सीमेट ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 200 न्यूटन तो नहीं हो सकती है, ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है, इसको ऑलमोस्ट हम 2 मान सकते हैं। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी हम एक बार सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, 6 to 10 सेकंड का हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 to 10 सेकंड का जब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है 6 to 10 सेकंड का, अब यहाँ 6 यहाँ पर है तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन 0 होते ही 40 हो जाएगा। तो उसके बाद 7 सेकंड से स्टार्ट होता है, उसमें एक्सलेशन उसका एक्सलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो इस केस में हमारा कांस्टेंट एक्सलेशन चल रहा है, तो इस वाले इसका स्लोप निकाल देंगे, वही हमारा 7 to 10 सेकंड में एक्सलेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम सी डी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ सी डी लाइन, ठीक है स्लोप ऑफ सी डी लाइन वही हमारा एक्सलेशन होगा। कितना होगा, हमारा हो रहा है 0, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो रेस्ट में आ गया। 231 अपॉन टाइम क्या है 21 - 7 है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 21 - आएगा हमारा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा कुछ, 14। 16.5 समथिंग आएगा आएगा हमारा कुछ एक्सलेशन। ठीक है, फर्स्ट केस का आपको समझ में आ गया, फर्स्ट का मैं रफ कर देती हूँ। सिक्सटीन पॉइंट 16.5 समथिंग आ रहा है हमारा कुछ। ठीक है, अब फोर्स निकालेंगे हम, मास इनटू एक्सलेशन, माइनस में आएगा ये है ना। मास कितना है हमारा 15 ग्राम है। ठीक है, इनटू 16.5 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा
ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.825, ठीक है। अच्छा ये माइनस में आएगा हमारा, ठीक है, -0.825 आ रहा है हमारा। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल तो होगा नहीं, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो -1.5 के ऑलमोस्ट इक्वल है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, दोनों केसेस हमने चेक कर लिए हैं, दोनों केसेस पे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमारी आ रही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 33 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स डज द मीटर एम विच हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ohm gives the largest reading when the same potential difference is applied between points P and Q। ठीक है, तो इसमें से किस केस में हमारा मीटर एम रीडिंग लार्जेस्ट रीडिंग देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। किस केस में हमारा ये मीटर एम लार्जेस्ट रीडिंग देगा। अच्छा इसमें हमें गिवन है कि सेम पोटेंशियल, चार ऑप्शंस में क्या है, बिटवीन पी एंड क्यू सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। पी एंड क्यू हमें यहाँ गिवन है सभी में, चार ऑप्शंस में बिटवीन पी एंड क्यू सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। किस केस में हमारा मीटर एम रीडिंग सबसे लार्जेस्ट देगा। सो फर्स्ट केस की अगर बात करें हम, फर्स्ट केस को हम इसमें ऑप्शंस के थ्रू हमें चेक करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा VPQ होगा, चारों के अक्रॉस हमारा सेम है ये। रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, रेसिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में है तीनों। अच्छा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमें 2 ohm गिवन है मीटर का, ठीक है। तो सीरीज में ये तीनों कॉम्बिनेशन, तो इनको प्लस कर देंगे, सीरीज में हम तीनों रेसिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, 2 + 2 + 1 यानी कि 5, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारा ये आएगा। सेकंड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, फिर से हम V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वही VPQ होगा। R की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये दोनों हमारे क्या है 1 and 2 पैरेलल में, तो 1 अपॉन 1 + 1/2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा ये 3/2, ठीक है। 1 अपॉन आर की वैल्यू है ये हमारी, ठीक है। ऐसे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, तो इन दोनों का क्या आएगा 2/3 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। तो 2/3 के साथ ये M क्या है सीरीज में है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, इसका हमारा 2/3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, ये P है ये Q है, तो 2/3 + 2 होगा, इधर 2/3 + 2 होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 8/3 आएगा, यानी कि 3/8 VPQ आएगा। नाउ वी विल कैलकुलेट ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन 3 में VPQ, ये P है हमारा, Q है, तो करंट M के थ्रू कौन सा जाएगा, I करंट जाएगा। तो P और Q पे पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस पॉइंट पे होगा, यानी कि यहाँ पे जो VPQ की वैल्यू होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी होगा इन दोनों पॉइंट्स पर। तो इसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है I, तो I करंट ओनली मीटर M के थ्रू, तीनों रेसिस्टर्स के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है, ओनली इस वाली ब्रांच के थ्रू ही हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा P और Q पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट पे भी हमारा वही सेम होगा, तो ओनली हम इस ब्रांच का कंसिडर करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा वही VPQ अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना है मीटर का इधर 2, तो VPQ अपॉन 2 हो जाएगा थर्ड केस में। अगर अपन फोर्थ केस की बात करें, तो फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में इन दोनों पॉइंट्स पे वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो VPQ का होगा, ठीक है। तो करंट हमारा इन दोनों रेसिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों हमारे सीरीज में, इसका 2 ohm रेसिस्टेंस है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, है ना। तो हमारा करंट इस वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो इसके थ्रू पास होने वाला करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वही हमारा VPQ है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ohm, इसका 2 ohm यानी कि 3 ohm आ रहा है,
ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं I2 I3 I4 इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो ही हमारा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम या लार्जेस्ट रीडिंग देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है VPQ अपॉन 5 यानी कि 0.2 VPQ। VPQ सभी में सेम है क्योंकि हमें गिवन है कि सारे ऑप्शंस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है बिटवीन P एंड Q, तो ये 0.2 VPQ वैल्यू देगा। अच्छा I2 क्या आ रहा है हमारा, 0.37 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 0.37 समथिंग आ रहा है हमारा ये I2। ठीक है, और I3 की अगर हम बात करें, I3 हमारा क्या आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5 VPQ आ रहा है, और I4 की अगर हम बात करें तो 0.3 आ रहा है यानी कि ये 0.33 समथिंग आ रहा है। तो इसमें हम क्लियरली हमें दिख रहा है ये वैल्यू हमारी सबसे कम है, 0.3 भी कम है, ये भी कम है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 0.5 PQ, जो कि वैल्यू I3 की यानी कि थर्ड ऑप्शन की। सो थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में हमारी मीटर एम पे रीडिंग लार्जेस्ट आएगी। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बल्ब्स ऑफ 500 watt and 300 watt are manufactured to operate on two 220 voltage line. The ratio of resistance of 500 watt bulb to that of 300 watt bulb is। ठीक है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है। हमें फर्स्ट वाले बल्ब की पावर कितनी गिवन है 500 वॉट, ऐसे ही दूसरे बल्ब की पावर कितनी गिवन है 300 वॉट। ठीक है, उन दोनों को हम कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। ठीक है, रेसिस्टेंस का रेशो फाइंड आउट करना है हमें। द रेशो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 500 वॉट बल्ब टू दैट ऑफ 300 वॉट बल्ब इज। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है हमें रेसिस्टेंस का, R1 अपॉन R2 में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P2। V दोनों में सेम है इसलिए हमने वही वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो V स्क्वायर से V की वैल्यू सेम है हमारी। ठीक है, तो V सेम है 220 है, अगर हम इसकी वैल्यू भी पुट कर लें तो ये कैंसिल आउट होगा, इसको हम अभी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 220 का स्क्वायर अपॉन P1 की वैल्यू 500 बल्ब हमें पहले लेना है, देन 500 वॉट बल्ब टू दैट ऑफ 300 वॉट बल्ब का रेशो निकालना है, यानी कि पहले हमें 500 वॉट वाला बल्ब लेना है P1, इसलिए हमने इसी को कंसिडर किया है। उसके बाद हमारा क्या है 220 का स्क्वायर है ना, उसके बाद हमारा P2 क्या है 300 है। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 300 अपॉन 500, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 3:5, 3/5 हमारा आंसर आ रहा है, 3:5 हमारा रेशियो होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारे पेपर कोड एस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, so let's see what is last question. A body having kinetic energy k moving on a rough horizontal surface is stopped in a distance x, the force of friction exerted on the body is। ठीक है, एक बॉडी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी k है, वो मूव कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अच्छा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, तो कितना उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट वर्क डन is equal to change in kinetic energy। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है,
वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी के थी, वो स्टॉप हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी के थी, देन जीरो हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जीरो है, ठीक है, क्योंकि वी जीरो है इसलिए के फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जीरो माइनस के, तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के, ठीक है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने एफ मान लिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो एक्स डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, देन स्टॉप हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, एक्स से। अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द मोशन, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन शो किया है। हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये मोशन को अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव साइन लिया है हमने। तो दोनों केसेस में हमने वर्क डन फाइंड कर दिया, तो दोनों वर्क डन को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि वर्क डन तो सेम ही है, ठीक है। वर्क डन हम इक्वल कर देंगे, वर्क डन कितना है यहाँ पे, माइनस के, ये किससे इक्वल होगा, माइनस एफ एक्स के, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा ये है एफ, तो एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा, के अपॉन एक्स, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, के इज इक्वल टू एफ एक्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो एफ की वैल्यू क्या आई, के अपॉन एक्स, तो एफ इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, के बाय एक्स, के अपॉन एक्स। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, के बाय एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। सो इसी के साथ हमारे पेपर कोड एस का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, सक्सेस इज योर्स, थैंक यू।